आज का हमारा लेक्चर है वाइल्ड लाइफ। आज हम क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की सीरीज़ में एक कदम और आगे बढ़ेंगे। और आज जो वाइल्ड लाइफ का लेक्चर रहेगा वो इंट्रोडक्टरी कम एक्सप्लेनेटरी लेक्चर रहेगा। इसमें हम काफ़ी चीज़ें डिटेल में समझाएंगे, लेकिन उनकी बारीकियों में डिटेलिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और ये वाइंड अप हो जाएगा। क्या करना है, आज के लेक्चर में हम आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बताएंगे। 1972 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, स्टॉकहोम, स्वीडन। 1972 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को क्यों होता है ये बता देंगे। इसके बाद एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्यों आया, भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई ये बता देंगे। इसकी अमेंडमेंट्स कैसे कैसे हुई ये बता देंगे। और फिर हम आगे बढ़ करके आपको बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की डिटेलिंग देंगे, उनके डिफरेंसेस बताएंगे, कौन सी स्पीसीज एंडेंजर्ड है और किन रीजंस की वजह से एंडेंजर्ड है, ये बहुत डेप्थ में कराएंगे। ये आज के लेक्चर में रहेगा। इसके बाद जो हमारा एक्सक्लूसिव लेक्चर रहेगा उसमें हम IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो आपको वल्नरेबल, लेस वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, इस तरह की कैटेगरीज प्रोवाइड करती है। ये सारा इसके मैकेनिज्म के बारे में बताएंगे कि ये किन ग्राउंड्स पे ऐसा करती है और क्या क्या इसकी कंसिडरेशंस रहती हैं, कौन कौन से एनिमल्स हमारे वल्नरेबल हैं, एक्सटिंक्ट हैं और एंडेंजर्ड हैं। इसके बाद हम साइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको इंटरनेशनल ट्रेड को कंजर्व करने की ताकत मिलती है एंडेंजर्ड स्पीसीज में। कंजर्वेशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एंडेंजर्ड स्पीसीज, वाइल्ड फौना एंड वाइल्ड फ्लोरा। ये सारी बातों की चर्चा हम 2 लेक्चर्स में वाइंड अप कर देंगे। हमने क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के नाम से काफ़ी लेक्चर क्रिएट कर दिए और लगभग ये आज हमारा पार्ट 12 जा रहा है मेरे ख्याल से। माइंड में एक चीज़ हमेशा रखिएगा कि आप UPSC की नब्ज़ को पकड़ के चलिए। UPSC कभी भी सब्जेक्ट डिमार्केट नहीं करता अपनी नोटिफिकेशन और सिलेबस में। कभी भी वो आपको ये क्लियर कट नहीं बताएगा इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, नहीं। उसका ऑलवेज टारगेट ये रहता है कि एक बच्चा अपनी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच को डेवलप करे, जिसमें हर सब्जेक्ट के बेस में एक इंटरलाइंग यूनिटी रहे, उसके ऊपर आप कितनी ब्यूटीफुल डाइवर्सिटी क्रिएट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हर सब्जेक्ट में सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड रीजनल कलर नज़र आना चाहिए, तब आपका आंसर परफेक्ट बनता है। इसलिए जब वह ज्योग्राफी के सिलेबस की बात करते हैं तो ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, इस तरह से उन्होंने लिख दिया है, दैट्स इट। इसका आपके लिए पर्पज़ ये है कि ज्योग्राफी, फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल के कॉन्टेक्स्ट में आपको उसको पूरी सेटलमेंट ज्योग्राफी पढ़नी है, अर्बनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन ज्योग्राफी की नॉलेज को आपको इसमें एम्बेड करना है, और इकोनॉमिक ज्योग्राफी के सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर करने हैं फिजिकल ज्योग्राफी की। इसी में अगर आप आगे आ जाते हैं जनरल स्टडीज़ मेंस पेपर 3 में, तो उसमें एक टॉपिक आ जाता है इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, पॉल्यूशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, NDRF, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, ये सब कुछ उसी में है। अल्टीमेटली ये सब भी बड़े पैमाने पर ज्योग्राफी से ही कवर हो रहा है, अगर आपको इसे एक्सपेंड करना आता है तो ये जो आपके लास्ट 4 पार्ट जो कवर किए हैं हमने, जिसमें हमने सारे फॉरेस्ट लॉज, फॉरेस्ट कंजर्वेशंस, ट्राइबल इश्यूज़, ये सब टारगेट कर दिया। ये एक बहुत ही बड़ा आस्पेक्ट है जिसे हमने कवर कर लिया है साइमल्टेनियसली। जनरल स्टडीज़ मेंस पेपर 3, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट राइट, ट्राइबल राइट्स एंड एवरीथिंग। सोशल इश्यूज़ में भी ये कवर हो जाता है। तो आपके एक ही स्ट्रोक में मल्टीपल टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। हमने नाम सिर्फ इसको ज्योग्राफी दे रखा है। जब आप ज्योग्राफी की एक इतनी मोटी बुक को एक्सपेंड करने पे आते हैं, 4 बुक्स क्रिएट हो जाएंगी, और अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो किताबें मेन 4 सब्जेक्ट 4 ही रहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। आपको इन्हें एक्सपेंड करना आना चाहिए, सारा सिलेबस इसी के एम्बेड में कवर हो जाएगा। हमने जो 4 पार्ट लेक्चर दिए उनमें आपने क्लाइमेट चेंज का इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देखा, क्लाइमेट चेंज के रीज़न देखे आपने, किस तरह से हैबिटेट का नुकसान हो रहा है जानवरों के, और आज के और अगले लेक्चर में भी आप ये देखेंगे। यही साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आने वाले क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल डिजास्टर्स के टॉपिक की हेडिंग है, और ये सब डेप्थ में किया होगा तो बड़े आराम से आप करंट अफेयर्स भी समझ सकते हैं, क्योंकि हमने हर टॉपिक, स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 एंड न्यू एनवायरमेंट फॉरेस्ट पॉलिसी 2018 के कॉन्टेक्स्ट में भी कवर कर दिया। तो आर लेक्चर्स आर साइमल्टेनियसली टारगेटिंग द टिल डेट अपडेट अप्रोच, जिसमें कि आप करंट के कंसेप्ट एम्बेड करके चल रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड अप्रोच, जिसमें कि आप एक स्ट्रोक से साइमल्टेनियसली कई टॉपिक्स कवर कर जा रहे हैं, एंड द सब्जेक्ट स्पेसिफिक अप्रोच, जिसकी वजह से आपके फैक्ट कंसेप्ट ऑलवेज इंटैक्ट रहे। जिस प्लेटफॉर्म पे आप नई चीज़ें किरदार पैदा करें वह है ज्योग्राफी।
ओके, चलिए इसी मामले में आगे बढ़ते हुए आज हम आगे बढ़ते हैं और वाइल्ड लाइफ के बारे में देखते हैं। आपके सामने वाइल्ड लाइफ बना रखी है और वन बाय वन इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की, तो वाइल्ड लाइफ में क्या कवर किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर। सबसे पहले तो वाइल्ड फ्लोरा एंड वाइल्ड फौना दोनों कवर होते हैं। पेड़ पौधे भी कवर होंगे, जीव जंतु जानवर भी कवर होंगे। फौना की अगर आप बात करते हैं तो इसमें आप डिफरेंट एनिमल की कैटेगरीज कवर करते हैं, जिसमें मैमल्स आ जाते हैं, जिसमें एम्फीबियंस आ जाएंगे, जमीन पर भी रहते हैं, जल और थल दोनों में रहते हैं। रेंगने वाले जानवर आ जाएंगे, रेप्टाइल्स, फिशेस, क्रस्टेशियंस, क्रैब्स यानी कि एक्वेटिक मरीन। तो मैमल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एक्वेटिक एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, ये सब इसमें कवर हो जाता है। ओके, ये सब आप इसमें कवर करें। ये बटरफ्लाई की स्पेलिंग क्या लिख दी भाई, बफरफ्लाई कर दिया था। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाई, एक्वेटिक एनिमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स। और फ्लोरा की अगर हम बात करें तो इसमें सभी वाइल्ड जीव, जंगली पेड़ पौधे, उनसे जुड़े फूल, ग्रासेस, एवरीथिंग। ग्रास है, कोई वीड है, कोई ट्री है, कोई प्लांट है, कोई ग्राउंड फ्लोरा, कोई फ्लावर है, एवरीथिंग इसके अंदर कवर होता है। जैसे अगर आप बात करें नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की, जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ एग्जिस्ट करता है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली इलाकों में। वहाँ पर आपको उस बायोस्फीयर रिजर्व में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये मिलती है कि वहाँ के रोडोडेंड्रन्स, जो ज़मीन से जुड़े हुए पौधे जिनमें फ्लावर आते हैं खास तरह के, उन्हें भी प्रिजर्व एंड कंजर्व किया जाता है। ओके, तो ये सारा कुछ कवर होता है। ये परसेप्शन क्लियर हुआ आपके माइंड में? ये एक बहुत ही वाइड रेंज एक्टिविटी है। तो वाइल्ड लाइफ में यही आ जाता है, अकेला जानवर आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसके इतिहास को और कहानियों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ब्रिटिशर्स के समय में भारत में वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून तो बने, लेकिन अंततः उनका पर्पस यही था कि कैसे लोकल लोग जितनी भी हाइड्स, हॉर्न्स, स्किन और अदर एनिमल प्रोडक्ट, जैसे कि एनिमल्स, एलिफेंट से लिया जाने वाला बड़े लेवल पर हाथी का दांत, जिसके बेसिस पे कई तरह की आर्ट्स, ज्वेलरीज एंड अदर हैंडीक्राफ्ट बनते थे, इन सब चीज़ों पर रोक लगाई जाए और इन सारे प्रोडक्ट्स पे अपना एकाधिकार बनाया जाए, यानी कि अपनी मोनोपोली एस्टेब्लिश की जाए। इस मोनोपोलिस्टिक अप्रोच से, ना कि कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट उनकी अप्रोच नहीं थी, उन्होंने यह वाइल्ड लाइफ एक्ट पास किए, जिससे उन्होंने आम लोग और वहाँ के जो लोकल स्टेक होल्डर जिनका इन चीज़ों पर अधिकार बनता था, उसे कर्टेल करके अपने लिए उन चीज़ों का एक्सक्लूसिवली रिजर्व कर लिया। क्लियर है बात? इस अप्रोच के साथ ये कानून पास हुए। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट कानून ये आ जाता है जिसमें वाइल्ड बर्ड एंड एनिमल एक्ट 1935 है। वाइल्ड बर्ड एंड एनिमल एक्ट 1935। भारत आज़ाद हुआ और भारत को महसूस हुआ कि हमारे देश में अपने भी एक कानून की आवश्यकता है, जो हमें बहुत इम्पोर्टेंटली अपनी रिक्वायरमेंट्स, ट्राइबल पीपल, जो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ हैं और जो हमारी एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको देख करके कार्व आउट करना चाहिए। 1952 में एक बॉडी भारत ने फॉर्म की जिसका नाम था नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की जिम्मेदारी ये हुआ करती थी कि इसको गवर्नमेंट्स को सजेस्ट करना है, असिस्ट करना है कि गवर्नमेंट एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए किस तरह की पॉलिसीज़ को कार्व आउट करे, गवर्नमेंट किस तरह के कंजर्वेशन मेजर्स अपनाए, और इसे पॉलिसी गाइडलाइंस फ्रेम कराने में हेल्प करनी पड़ती थी। तो ये एक अथॉरिटी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसकी इनपुट से, ये टेक्निकल बॉडी है और इसी की इनपुट से सरकारें इस बाबत खड़ी हो पाती थीं कि वह किस तरह की पर्यावरण की रक्षा के लिए नीतियाँ बनाएं। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन या डेवलपमेंट या यूटिलिटी जो भी है, उसके रिलेटेड
पॉलिसीज़ बनाना, कहाँ कहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं, किन किन एरियाज़ को आपको प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करना है, कहाँ पे नेशनल पार्क सेंचुरी क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इनके द्वारा ही सजेस्ट की जाती हैं। समय आगे बढ़ा, इंटरनेशनल लेवल पर 1968 समय चल रहा था। इस लेवल पर इंटरनेशनली कॉल्स लेनी शुरू की गई कि एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ही डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट हो रहा है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थे उस समय के मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स, जिन्हें हम वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD कहते हैं। ये WMD और अदर एस्पेक्ट्स, न्यूक्लियर प्रॉस्पेक्ट इस समय बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा था। और आप ये जानते हैं कि यही पर्टिकुलर टाइम है जब क्यूबा का मिसाइल क्राइसिस भी हुआ। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस आप सभी जानते हैं, एक तरफ से अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर ऑपरेटेड मिसाइल्स कहीं ना कहीं स्टेबलाइज कर रखी थी तुर्की और अदर एशिया माइनर एंड यूरोपियन एरियाज़ में। इसी को काउंटर करने के लिए सेंट्रल अमेरिकन रीजन में क्यूबा को यूटिलाइज़ किया उस समय के USSR, क्योंकि क्यूबा भी कहीं ना कहीं सोशलिस्ट अप्रोच रखता था। ये सारी कहानी आपको मैंने कभी ना कभी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पढ़ाई थी। सिचुएशन बहुत ही ग्रेव चल रही थी उस टाइम पर, कभी भी न्यूक्लियर युद्ध हो सकता था। इसके अलावा 1945 ऑनवर्ड्स जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ, 1991 तक बड़े लेवल पर पूरे विश्व स्तर पर आपने कोल्ड वॉर का रंगमंच देखा। आपने देखा कैसे अमेरिका एंड रशिया अपनी कंट्रीज़ को छोड़ के वर्ल्ड की हर कंट्री को प्लेटफॉर्म बना करके वहाँ पे युद्ध लड़ रहा है। इसमें सभी युद्ध इम्पॉर्टेंट हैं, जिनमें से वियतनाम वॉर बहुत इम्पॉर्टेंट है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच खिंची वह लाइन और उनके हुए युद्ध भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां साउथ कोरिया को एक तरफ समर्थन अमेरिका का मिल रहा है, जहां आज दिन तक अमेरिका सपोर्टेड USA सपोर्टेड इकोनॉमी है, इसलिए वो इतना डेवलप्ड वर्जन रखता है। वहीं नॉर्थ कोरिया को एक तरफ से समर्थन सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट फैक्शन का मिल रहा था। तो इसी तरह से पूरे विश्व भर को दो ब्लॉक्स में डिवाइड करके रख दिया, अमेरिकन ब्लॉक एंड रशियन ब्लॉक, USSR ब्लॉक, कैपिटलिस्ट ब्लॉक एंड सोशलिस्ट ब्लॉक। और अगर आप बात करें अमेरिका की, तो वो ये कह रहे थे कि हम कंटेन कर रहे हैं, तो ये कंटेनमेंट पॉलिसी थी अमेरिका की। किसको कंटेन कर रहे हैं? सोशलिज्म को। तो वी आर डूइंग प्रैक्टिसेस फॉर द कंटेनमेंट ऑफ द सोशलिज्म, बिकॉज रशिया पूरे वर्ल्ड को अपनी चपेट में ले रहा है। इससे जो भी हुआ, लेकिन नुकसान बहुत हुआ। यही वो कोल्ड वॉर का पीरियड है जिस समय में केमिकल वॉरफेयर प्रैक्टिसेस भी की गई। और आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वियतनाम के जंगलों में गिराए गए वह लिक्विड पदार्थ जिन्हें आपने ऑपरेशन ऑरेंज का भी नाम दिया, इन्होंने जंगलों का नाश किया। तो ये सारी एक्टिविटीज़ वर्ल्ड लेवल पे एग्जिस्ट कर रही हैं और पूरे विश्व ने नागासाकी और हिरोशिमा पर हुए एटम बम के आने वाले समय के कॉन्सिक्वेंसेस को भी देखा। तो वर्ल्ड लेवल पर कई तरह की चिंताएं हैं। इसके बीच में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाए जाने लगे और उनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स का ध्वंस हो जाना, फटना, यह चीज़ भी तंग कर रही थी कि ये कितने बड़े लेवल पर रेडियो एक्टिव मटीरियल का यहाँ से सिक्रीशन होता है। और ये जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है अल्टीमेटली वहाँ की सॉइल, वहाँ की वेजिटेशन, एनिमल, वाटर, एयर, हर चीज़ को कंटेमिनेट कर रहा है एंड जीन्स के थ्रू जनरेशन्स को नुकसान पहुँचा रहा है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्वीडन के स्टॉकहोम में आपको 1972 में 5 जून से 12 जून के बीच में एक कॉन्फ्रेंस होल्ड होती दिखेगी। ये कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 5 जून से 12 जून स्वीडन आप जानते हैं यूरोप में, अगर हम नॉर्थ की बात करें, यूरोप के नॉर्थ में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, जिसे स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला भी कहा जाता है, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। तो नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क को जोड़ दिया जाता है तो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला बन जाता है। ओके, तो नॉर्वे एंड स्वीडन में से स्वीडन एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। इन्हें नॉर्डिक कंट्रीज भी कहते हैं और ऐसा कहा जाता है कि आर्यंस, यहीं के नॉर्डिक आर्यंस। क्लियर? किसी ज़माने में बहुत बड़ी ताकत है वाइकिंग्स, जिनका समुद्रों पे राज होता था, बहुत ज़बरदस्त जल का इस्तेमाल करने वाले लड़ाके, जिन्हें लुटेरे भी कहा जाता था, ये यहीं से नीचे उतरे थे, स्वीडन से ही और नॉर्वे से, यही वाइकिंग्स। ओके, तो स्वीडन की कैपिटल आप सभी जानते हैं स्टॉकहोम। एक पोर्ट है, पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम में ये मीटिंग हुई और इस मीटिंग का नाम क्या था? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट।
क्या मीनिंग है इसका? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। इस मीटिंग में इस बात पे चर्चा करनी है कि ह्यूमन की जो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शंस हो रही हैं, इसका पर्यावरण पे क्या असर पड़ रहा है, और अंततः अल्टीमेटली ये एनवायरनमेंट का ह्यूमन पे क्या असर पड़ रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का उस समय इस कॉन्फ्रेंस में यह कहना था कि आपको एनवायरनमेंट को पॉवर्टी एलिविएशन से जोड़ के देखना ही पड़ेगा। गरीबी का उन्मूलन जब तक नहीं हो सकता जब तक पर्यावरण को गरीबी उन्मूलन से ना जोड़ लिया जाए। उनका मानना ये था कि एनवायरनमेंट चेंज से सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ता है वो क्लाइमेटिक एक्टिविटीज़ और उनसे जुड़ी हुई, जैसे फिशरीज़ है, जैसे ग्रासलैंड्स का कम हो जाना है, जैसे जंगलों को अगर हम रिजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं, वहाँ पे ड्वेल कर रहे लोगों के अधिकारों का हनन हो जाना, उनके अधिकार रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाना, यह सारी एक्टिविटीज़। और किसी भी लेवल पे जब आप डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैम्पर करते हैं एनवायरनमेंट के नाम पर, जैसे आप एरियाज़ रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं कि यहाँ पर इसके बाद कोई इंडस्ट्री नहीं लगेगी, कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, इससे सीधा सीधा बेरोज़गारी फैलती है और इससे भी वहाँ के इलाके के लोग गरीब होते हैं, वो इलाका पिछड़ जाता है और ये एनवायरनमेंट का मुद्दा सीधा सीधा गरीबी से जुड़ा हुआ है। बहुत सी उस समय की कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्टीज़ इस बात से नदारद हुए कि हम पॉवर्टी एलिवेशन के साथ एनवायरनमेंट को नहीं जोड़ सकते। इंदिरा गांधी इस बात पर, इंदिरा गांधी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की, लेकिन इसके साथ साथ ही वो इस बात की भी पुरजोर समर्थक थी कि इसे पर्यावरण को आपको रोज़गार से, गरीबी उन्मूलन और व्यापार से भी जोड़ के देखना है। तब तक पर्यावरण की रक्षा कोई लाभ नहीं, और पर्यावरण की रक्षा में जब तक वो स्टेक होल्डर इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक पर्यावरण की रक्षा होगी नहीं। दोनों चीज़ें पॉसिबल ही नहीं। रशिया और अमेरिका अपने लेवल पर जूझ रहा था। रशिया इस पार्टी में, उस लेवल पे कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हो पाया। उसका कहना ये था कि आपने ईस्टर्न जर्मनी ब्लॉक को इंड्यूस ही नहीं किया इस कॉन्फ्रेंस में। क्यों? क्योंकि उस समय में कोल्ड वॉर के दौरान जो नाटो बनाई गई थी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक यूनाइटेड आर्मी बनाई गई थी। इसी के कंटेम्प्रेरी रशिया के द्वारा पोलैंड के वर्सा में एक पैक्ट किया गया था, और वर्सा पैक्ट के तहत वर्सा पैक्ट कंट्रीज क्रिएट की गई थी, वो रशिया का ब्लॉक था। तो नाटो वर्सेस वर्सा, जहाँ पर एक तरफ वो 1947-48 के दौरान बनी है, 1953-54 में उभर के दिखेगी आपको। वर्सा पैक्ट की कंट्रीज ने इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया। इन सारे रीजंस की वजह से ये पैक्ट उस लेवल पे उतना फ्रूटफुल नहीं रह पाया, लेकिन फिर भी इसने बहुत सारे पॉइंट को अपने एजेंडे पे ले लिया। और इन पॉइंट्स को जिनको एजेंडे पे लिया उनकी बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट एजेंडा ये था कि आज के बाद एनवायरनमेंट को किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी में इनकलकेट करके चला जाएगा कि उसके पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। सबसे पहला, किसी भी तरह के केमिकल्स, इंडस्ट्रियल हजार्ड या कोई भी अदर हजार्ड की आप बात करते हैं, इसका एनवायरनमेंट क्या ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसको कंसिडर किया जाएगा। तीसरा, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए आप ऑलवेज इस बात का ख्याल रखेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैम्पर नहीं होनी चाहिए। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैम्पर करके एनवायरनमेंट की ग्रोथ नहीं की जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट साइमल्टेनियसली हाथ में हाथ मिला के साथ लेकर के जाना। चौथा, जो पिछड़े देश हैं, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उन डेवलपिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट करना होगा डेवलप्ड कंट्रीज़ को। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन कनेक्टेड है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लेवल से। अगर वो कंट्री डेवलप्ड ही नहीं है तो सबसे पहले वो अपने लोगों का भूख देखेगी, रोज़गार देखेगी और रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन ही करेगी। ऐसे में उस एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए उसके पास बेटर क्वालिटी की टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसकी वजह से वेस्ट ज़्यादा क्रिएट होगा और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज तो नहीं होगा। और अगर आप ऑप्टिमली यूटिलाइज कराना चाहते हैं रिसोर्सेज, कि आप इतना ही फॉरेस्ट या इतना ही क्लाइमेट को एनक्रोच करें और यूटिलाइज करें कि वो क्लाइमेट और फॉरेस्ट में इतनी कैपेसिटी हो कि वो खुद को फिर से रीबैलेंस कर सके, इसे कैरिंग कैपेसिटी का नाम दिया जाता है। आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट उस लेवल तक की डेवलपमेंट जो किसी भी फॉरेस्ट या किसी भी बायोस्फीयर या किसी बायोम की कैरिंग कैपेसिटी को हार्म ना कर दे, वो होल्ड कर सकता उसको। कैरिंग कैपेसिटी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब कि आज की डेट में आप रिसोर्सेज को यूज़ करिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आने वाली जनरेशन्स के लिए भी उसे कंजर्व करके रखना है। और ये तभी हो सकता है अगर आप उस पर्टिकुलर रिसोर्स रीजन की कैरिंग कैपेसिटी को फोकस कर रहे हैं कि उसकी खुद को रीबैलेंस करने की कैपेसिटी क्या है, वो आपकी डेवलपमेंट के कितने प्रोसेस को कैरी
कर सकता है, क्योंकि हर बायोम की अपनी अपनी कैपेसिटी है। कोई फॉरेस्ट इमीडिएटली रिजुविनेट हो रहा है, कोई बहुत देरी से, तो कैरिंग कैपेसिटी फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बोला गया कि आपको डेवलपिंग कंट्रीज़ को फंड्स तो देने पड़ेंगे ताकि वो अपने आप को इस लेवल पे डेवलप कर सकें कि जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन वो कर रहे हैं पहले तो वो इफेक्टिवली करें, ताकि उनके पास टेक्नोलॉजी से लेस मशीनरी एंड इंडस्ट्रियल प्लांट्स हों। और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि उनके पास वेस्ट डिस्पोजल के मैकेनिज्म हो, ताकि वो वेस्ट को हजार्डस वे में ट्रीट ना कर दे, वो वेस्ट कभी भी हजार्ड ना बने, वो डिस्पोज ही हो जाए। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। तो फंड ट्रांसफ़र, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फ्रॉम द डेवलप्ड नेशन टू द डेवलपिंग नेशन, इफ़ डेवलप्ड नेशन ये चाहते हैं कि डेवलपिंग नेशन पॉल्यूशन को कंटेन करें और एनवायरनमेंट को प्रमोट करें। क्योंकि डेवलपिंग नेशन ये आरोप लगाते हैं डेवलप्ड नेशन पे कि आज जो परिस्थितियां विश्व के सामने खड़ी हैं क्लाइमेट चेंज की, ये आपके द्वारा किए गए पिछले 200 साल के इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। हम तो अभी अभी आज़ाद हुए हैं 1950s के बाद, जब यूरोपियन कॉलोनाइजेशन ख़त्म हुआ। अभी हमें 15-20 साल नहीं हुए डेवलपमेंट करते हुए, इसमें भी हमने बहुत मिनिमम स्केल पे ही फ्यूल को कंज्यूम किया है। और आप ये कह रहे हैं कि ये ग्लोबल सिचुएशन को ठीक करने के लिए कार्बन एमिशन को कंट्रोल कर लो, तो फिर हम अपने लोगों को रोज़गार कहाँ से दें, रोटी कपड़ा मकान कहाँ से दें, विकास कहाँ से, फ्यूचर जनरेशन तो तब बचेगी अगर उन्हें प्रोड्यूस करने वाली आज की कोई जनरेशन बचेगी। आज की जनरेशन ही नहीं बची, सोशल क्राइम फैल जाएंगे, भुखमरी की वजह से लूटपाट होगी, चोरी डकैती होगी, युद्ध होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, बचेंगे ही नहीं। तो आपकी अब जिम्मेवारी बनती है कि आपने बड़े स्तर पर कार्बन एमिशन किए हैं 1761 ऑनवर्ड्स, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फर्स्ट फेज़ आया था इंग्लैंड में, और 1861 के बाद आपने बहुत ही फास्ट पेस मोड में ये प्रोसेस को आगे बढ़ाया। अब यह आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप तो पहले कार्बन एमिशन बहुत कट करिए, और दूसरा आपने उसी कमाए हुए पैसे से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके जो इतने बड़े स्तर पे अपने पास टेक्नोलॉजी एक्युमुलेट कर रखी है, आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को टैप करने की पोटेंशियल है सारा आपके पास, क्योंकि टेक्नोलॉजी है। आपके पास वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल टेक्निक्स हैं सारी की सारी, क्योंकि आपके पास पैसे थे जो हम नहीं कर सकते। हमारे पास R&D मैकेनिज्म इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसके लिए आपकी जिम्मेवारी बनती है आप अब तक की डेवलप्ड टेक्नोलॉजी एंड इन रिसोर्सेज को हमारे साथ शेयर करिए, अपने फंड्स हमें ट्रांसफ़र करिए, ताकि उसके मदद से हम अपने लेवल पे भी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करें, ऐसे इक्विपमेंट्स को यूज़ करें जिनसे हम रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें एंड वेस्ट डिस्पोजेबल साइंटिफिक मैनर में हम कर पाएँ। हैरानी की बात तो यह है कि यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट जो बात हो रही है, इसने सबसे इम्पॉर्टेंट इस बात की भी चर्चा की कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का यूज़ ख़त्म होना चाहिए, न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ ख़त्म होनी चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसने कॉलोनाइजेशन एंड उस समय की अफ्रीका में काले लोगों के विरुद्ध गोरे लोगों का जो रंग भेद चल रहा था, अपार्थाइड, इस मूवमेंट को भी कंडेम किया कि अपार्थाइड खत्म होना चाहिए। आई बात समझ में? तो ये मल्टीपल इश्यूज़ पर टारगेट कर रही है। प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए इस बात की बात कर रही है, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे की जाए इस बात की बात कर रही है। तो ऑल इन ऑल अब ये मान के चलेंगे कि ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन को, मैन एंड एनवायरनमेंट के रिलेशन को कैसे बेस्ट बनाया जाए, इसके विचार यह थे। आई बात समझ में? कोई दिक्कत की बात तो नहीं? और ये सारी चीज़ें इन्हें एजेंडे पे उठाने के लिए उस समय की एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी जिसका नाम था इकोसॉक, इकोनॉमिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड नेशन के ही अंडर काम करती थी। ओके, और बाद में जाकर के ये सारे बेड़े को आगे ले जाने का काम करेगी यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। ओके, और 1971 में यूनेस्को का ही शुरू किया गया ये प्रोग्राम है कि हमें फिज़िकल कैरेक्टर यानी कि लैंड, वाटर, एयर, सारी फ्लोरा एंड सारा फौना और उसमें रह रहे लोग, यानी कि इन टोटलिटी को कंजर्व करना है। और ये 1971 में यूनेस्को के द्वारा लिया गया ये प्लान, जिसे मैन एंड बायोस्फीयर का नाम दिया गया, मैब। यही आगे जा कर के आपकी कंट्री में 18 बायोस्फीयर्स क्रिएट करेगा। आज भारत में 18 बायोस्फीयर और पूरे विश्व स्तर पर लगभग 669 बायोस्फीयर हैं। ध्यान रहे, ये यूनेस्को की मुहिम है, जो यूनाइटेड नेशन का एक मेंबर है, पार्ट है, और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में बायोस्फीयर रिजर्व कवर नहीं होता है। ये यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर मैब
के तहत काम चल रहा है। अभी तक मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, उसकी चर्चा, बातें, और ये इस समय में हुई है, इसलिए 5 जून एवरी ईयर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के तौर पे मनाया जाता है। अब ज़िंदगी में कभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, हमें क्लियर हो गया। स्टॉकहोम, स्वीडन, एवरीथिंग, ओके। चलिए इसी दिशा में अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत इन चीज़ों को एक्सेप्ट करता था, भारत की सरकारों ने कदम उठाए और एक बहुत बड़ी कमी को महसूस किया गया। कमी क्या थी? कमी ये थी कि हमारे देश के संविधान में सीधे तौर पर कहीं पर्यावरण की रक्षा के बारे में कानून ही नहीं थे, और जब तक ये नहीं होगा तब तक सरकारें समूचे ढंग से पूरी सशक्तिकरण के साथ, ताकत के साथ, स्ट्रेंथ के साथ काम नहीं कर सकती। इसको कैसे करना चाहिए? इसके लिए फिर 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ। अब आपको ज़िंदगी में कभी ये भी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा कि कौन सा एक्ट कब हुआ है। हम लॉजिकली करेंगे कि वहाँ से इंदिरा गांधी की मीटिंग फिनिश होती है, जून के महीने चल रहे हैं, भारत आ जाते हैं, और सितंबर अक्टूबर में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पास हो गया। खत्म कहानी। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ तो पहले इसके बारे में बताना, पहले सीक्वेंस में कहानी सुन लो। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ, इसी प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आपने प्रोटेक्टेड एरियाज क्रिएट किए, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स एंड प्रोटेक्टेड एरियाज। 5 प्रोटेक्टेड रीजन्स क्रिएट कर दिए इसी के तहत। मैं भी कराऊंगा डेप्थ में। तो इसके बाद फिर फील हुआ कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर हमें टाइगर रिजर्व नाम का एक एक्स्ट्रा चीज़ क्रिएट करनी है। तो इसलिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर भारत में शुरू हुआ। अब ये भी कभी गलत नहीं होगा। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? जिंदगी में कभी रट्टे वाला कंसेप्ट मत रखना लाइफ में, सब लॉजिकल है। एक बार इंदिरा गांधी को ले जाना स्टॉकहोम, उसके बाद वापस खुद आ जाओगे। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट एयर एंड वाटर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन के एक्ट आएंगे। तो सबसे पहले 1974 में, इसको याद करने के कई तरीके हैं, आप इसका याद रखना, प्रिवेंशन ऑफ एयर एंड कंट्रोल ऑफ एयर, वाटर, प्रिवेंशन ऑफ एयर एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन ऑफ वाटर एक्ट। एयर क्यों आ रहा है बार बार माइंड में? प्रिवेंशन ऑफ वाटर एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन ऑफ वाटर एक्ट, ओके। इसके बाद 1981 में सेम प्रिवेंशन ऑफ एयर एंड कंट्रोल ऑफ एयर, कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन ऑफ एयर एक्ट। डन। बस आपको इतना याद रखना है इसको लेमैन लैंग्वेज में कि 1974 में वाटर प्रोटेक्शन एक्ट आया और 1981 में एयर प्रोटेक्शन एक्ट आया। सारी कहानी दिमाग में दौड़ गई और फाइनली यह महसूस हुआ कि अब वाटर एंड एयर को अलग से प्रोटेक्ट करना उतना फिजिबल नहीं अगर हम एनवायरनमेंट को ही प्रोटेक्ट कर दें, क्योंकि वाटर एंड एयर आपस में तो इंटीग्रेटेड हैं ही हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। ये और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स पर इंटीग्रेट हैं। वो कैसे? इसके लिए एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एक्ट 1986 नवंबर, ओके। तो फाइनली एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1972 में क्या आया? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, 1974 में वाटर प्रोटेक्शन एक्ट, 1981 में एयर प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में क्या क्लॉजेस होंगे? एग्जैक्ट 1972 की यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट के क्लॉजेस होंगे। सिंपल, ओके। अब यहाँ तक की कहानी को हमें रोक करके 1 बाय 1 पीछे से आना है और अब आपको आज के एजेंडे पे
1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ही समझाना है, और उसके बाद एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 जो बीच के एक्ट हैं उनको अभी यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। ओके, चलिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को समझने का प्रयास करिए। जब हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं तो इसे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया है, ये बात याद रखना, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। दूसरी बात ये महसूस किया गया कि संविधान के अंदर तो इस तरह का कोई प्रॉपर लॉ ही नहीं है जो एनवायरनमेंट को या वाइल्ड लाइफ को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करे। 1935 का जो लॉ है वो रिडंडेंट हो चुका है, काफ़ी पिछड़ चुका है, उसको रिप्लेस करने की आवश्यकता है। और फाइनली ये डिसीजन लिया गया और ये पार्लियामेंट के एंड पर किया गया। आने वाले समय में इस मामलों से जुड़े हुए कानून केंद्र बना पाएगा, उसका रीज़न ये होगा कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो 1976 में आया, एमरजेंसी के काल में आया, उस समय में सबसे पहली चीज़ तो ये हुई कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई, ये इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 51 में आर्टिकल 51A ऐड किया गया और उसमें एक क्लॉज G ऐड किया गया जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट की बात की गई है, जो मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई। और सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये हो जाता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, जिसके तहत डायरेक्शन दी जाती है गवर्नमेंट्स को, केंद्र की हो या राज्यों की हो, दोनों को ही डायरेक्शन है जो कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, और या सेंटर स्टेट को डायरेक्शन कर रहा है कि यह काम अब आपको करना है। इस विषय में आर्टिकल 48A यह भी बहुत इंपॉर्टेंट था जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, जिसके तहत अब अलग अलग कानून आपके देश में बनेंगे। और जो फॉरेस्ट है इसे स्टेट की लिस्ट से निकाल के कॉन्करेंट लिस्ट में एज आइटम नंबर 17A डाल दिया गया। ये सारी बातें आपको समझा दी गई हैं पहले ही। इसके अलावा आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट का मैंने आपको बताया, राइट टू हैव हेल्दी इन्वायरमेंट, वो भी एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर कवर होती हैं। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की जब आप बात करेंगे तो उसमें आर्टिकल 253 आता है, वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले तो ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया, 1972 में पास हुआ, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसमें टोटल 6 शेड्यूल्स हैं, टोटल 6 शेड्यूल हैं। 6 शेड्यूल्स क्या कहते हैं, आपने जितने भी एनिमल्स हैं उन्हें पहली बार शेड्यूल करने का काम किया कि आपने उन्हें अलग अलग शेड्यूल कैटेगरी में डाल दिया ऑन द बेसिस ऑफ उनकी वल्नरेबिलिटी, कि वो कितने के एंडेंजर्ड हैं या एक्सटिंक्शन के क्लोज हैं, लेस वल्नरेबल हैं, और फिर उसके बराबरी में उनको एनक्रोच करने की, पोच करने की, किल करने की, पॉइजन करने की, सेनोर करने की, किसी भी कंडीशन में आपको कितनी फाइन और कितनी पनिशमेंट होती है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तय करता है। आई बात समझ में? शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 के क्लॉज 2 में वो एनिमल आ जाते हैं, तो आप लेमैन के तौर पे ये ध्यान रखें, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 में वो एनिमल आ जाते हैं जो हाईली एंडेंजर्ड हैं, हाईली एंडेंजर्ड। हाईली एंडेंजर्ड होने की वजह से टोटल प्रोटेक्शन इनको मिली हुई है 100%। किसी भी तरह की एक्टिविटी से प्रोटेक्शन किस सेंस में दी गई है, सबसे पहले आप इनको हंट नहीं कर सकते, किसी भी सेंस में पोचिंग नहीं कर सकते, यानी कि इनकी किलिंग नहीं हो सकती, इनकी पॉइजनिंग नहीं हो सकती, इनकी ट्रैपिंग नहीं हो सकती, ये क्लियर कट एस्पेक्ट है। आप इन्हें कैप्टिविटी में भी नहीं रख सकते, नॉट एट ऑल पॉसिबल। आप इनसे जुड़े किसी भी इनके बॉडी पार्ट का ट्रेड नहीं कर सकते। कोई भी जानवर मरा हुआ भी मिल गया है, आप उसे अपने पास साइंटिफिक मेथड्स, रेफ्रिजरेटर या किसी भी फॉर्म में प्रिजर्व भी करके नहीं रख सकते, जिसे टैक्सीडर्मी कहते हैं। टैक्सीडर्मी इज नॉट अलाउड, टैक्सीडर्मी नहीं है। मरा हुआ जानवर कोई है और आप ये कहें कि आप उसे प्रिजर्व कर रहे हैं, आप इसे प्रिजर्व भी नहीं कर सकते हैं, नॉट एट ऑल पॉसिबल। दैट इज कॉल्ड टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी ऑफ द ट्रॉफी इज नॉट अलाउड। ट्रॉफी क्या है? ट्रॉफी वह जानवर है जो मर चुका है या उस जानवर से जुड़ा उसके शरीर का कोई भी अंग, तो या तो कंप्लीट एनिमल या उसकी बॉडी का कोई ऑर्गन, जिसे आप ट्रॉफी कंसिडर करते हैं,
और यह टैक्सीडर्मी प्रोसेस है कि आप टैक्सीडर्मी के तहत किसी भी जानवर के मरे हुए फॉर्म में उसे प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं, नॉट एट ऑल अलाउड। आई बात समझ में? किसी भी जानवर जो अभी अभी फ्रेश वे में मरा है उसे भी प्रिजर्व नहीं कर सकते। मरे हुए जानवर की आप स्किन, हॉर्न्स, हाइड, उसके जो खुर रहते हैं यानी कि अनगुलेट्स जिन्हें हम कहते हैं, किसी भी जानवर के पंजे, खुर, दांत, हॉर्न, एनीथिंग आप कुछ भी प्रिजर्व नहीं कर सकते। टैक्सीडर्मी का लॉ है, जानवर फ्रेश मरा है उसे भी आप अपने पास किसी फॉर्म में नहीं रख सकते। क्लियर हो गई बात? जानवर से जुड़े हुए किसी भी आर्टिकल का आप ट्रेड नहीं कर सकते, कोई आर्टिकल भी नहीं रख सकते। आर्टिकल कोई भी हो सकता है, दांत हो सकते हैं, सींग हो सकते हैं, चमड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो एनिमल आर्टिकल भी नहीं। टैक्सीडर्मी नहीं अलाउड है, एनिमल आर्टिकल नहीं अलाउड है। हंटिंग बैन है, क्लियर कर दिया मैंने। हंटिंग मैंने बता दिया, किसी भी तरह से किल करना, ट्रैप करना, पॉइजन करना, कुछ भी, एनीथिंग, पोचिंग करना, सब हंटिंग के अंदर कवर हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपको अलाउ नहीं है, मतलब टोटल प्रोटेक्शन है एनिमल को। और अगर आपने इस तरह की कोई गतिविधि करी तो आपको सज़ा मिलेगी। जो 2002-3 की अमेंडमेंट के बाद एक्ट में बहुत से अमेंडमेंट हुए हैं समय समय पर। 1982 का अमेंडमेंट है, 1986 का अमेंडमेंट है, 1991-2 का अमेंडमेंट है, 2002-3 में अमेंडमेंट हुआ है, 2006 में अमेंडमेंट हुआ है, एंड 2013 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडेड एक्ट भी है। 2002-3 के अमेंडमेंट के बाद इस सज़ा को और भी स्ट्रिंजेंट, और भी सख्त कर दिया गया है। 7 साल तक की सज़ा है आपको, आप इस बात का ख्याल रखिए। 3 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा है। यही कारण है कि सलमान खान के ऊपर आज इतने ज़बरदस्त केस चल रहे हैं ब्लैक बक को लेके, काले हिरण को लेकर के। क्यों? क्योंकि वो शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 के आइटम्स में आ रहा है। अल्टीमेट प्रोटेक्टेड स्पीसीज है वो एनिमल की, ओके। और 7 साल की सज़ा उसको मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लियर हुई आपको कहानी? इसके बाद हम बात करें वह जानवर जो शेड्यूल 3 और 4 में आते हैं। शेड्यूल 3 और 4 में आने वाले भी जानवर प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन ये लेस वल्नरेबल हैं, थोड़े लेस एंडेंजर्ड हैं। इसकी वजह से यहाँ पर पेनल्टी कम है, पेनल्टी कम है, अदरवाइज दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड। तो शेड्यूल 1, 2, 3, 4 में कौन से जानवर आ रहे हैं जो प्रोटेक्टेड हैं? तो शेड्यूल 5 में कौन से आए? शेड्यूल 5 में वर्मिन्स हैं। वर्मिन्स कौन से होते हैं? वह जंगली जीव जो छोटे जंगली जीव काउंट होते हैं। इनमें रैट, माइस, ये सब इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। ये सब शेड्यूल 5 में है और इनके हंटिंग अलाउड है विद ड्यू परमिशन, ओके। आप परमिशन लेकर के इनकी हंटिंग कर सकते हैं। परमिशन देने की जिम्मेदारी डिफरेंट फॉरेस्ट ऑफिसर्स एंड वाइल्ड लाइफ वार्डन, बायोस्फीयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के वार्डन के पास रहती है। और यह परमिशन आपको एक ख़ास सीज़न में मिलती है। वो सीज़न आपको एक्सप्लेन किया जाता है कि इस सीज़न में आप हंटिंग कर लेना, जब इनके नंबर काफ़ी रेज हुए होते हैं। और सेकंड, टेरिटोरियल एरिया बताया जाता है कि इतने एरिया में आप कर लेना। अगर आप वह सीज़न और टेरिटोरियल लिमिट को वायलेट करते हैं तो उसी समय आपका परमिट रद्द करने की ताकत भी विभाग के पास है। तो ये वर्मिन है। और वर्मिन में कौन आ जाते हैं, मतलब शेड्यूल 5 में कौन से जानवर जिनकी हंटिंग हो सकती है? दैट इज़ कॉमन क्रो, आम कौआ, फ्रूट बैट। अभी एक बहुत ज़बरदस्त बीमारी फैली थी ना फ्रूट बैट से, बता सकते हैं कौन सी बीमारी थी? बहुत तेज़ी से फैलनी शुरू हो गई थी साउथ इंडिया में। फ्रूट बैट के माध्यम से बीमारी आगे आगे बढ़ती चली जा रही थी। इसके बाद रैट आ जाते हैं, माइस आ जाते हैं। दिमाग पे जोर डालना अगर बीमारी बता पाओगे तो शेड्यूल 5 क्लियर हो गया, ओके। शेड्यूल 1 से लेके शेड्यूल 5 क्लियर कर दिया मैंने, ये जानवर बता दिए मैंने। शेड्यूल 1, 2, 3, 4 के जानवर क्यों नहीं बताए मैंने? शेड्यूल 1, 2, 3, 4 के जानवर पे लेक्चर देना बताया था ना इंट्रो में। एक एक पे लेक्चर दूंगा, नीलगिरी ताहर के ऊपर, डुगोंग के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर लेक्चर होगा पूरा डिटेल में, एक ही लेक्चर में सभी के ऊपर। सवाल दिमाग में उठ खड़ा हो रहा होगा कि शेड्यूल 6 में कौन आता है? शेड्यूल 6 में आते हैं कि 1991 में जो इसमें अमेंडमेंट की गई है, उस अमेंडमेंट के तहत शेड्यूल 6 कैटेगरी में कुछ प्लांट की स्पीसीज ऐड की गई। तो शेड्यूल 6 में क्या आती हैं? प्लांट स्पीसीज।
हमारा सारा मेथड क्लियर। 6 शेड्यूल है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है, 1972 में बनाया गया है। 6वें शेड्यूल में, पहले 4 शेड्यूल में प्रोटेक्टेड हैं, 5वें शेड्यूल में हंटिंग अलाउड है विद ड्यू परमिशन इन पर्टिकुलर सीजन एंड इन अ टेरिटोरियल लिमिट, एंड शेड्यूल 6 में प्लांट स्पीसीज आते हैं। ऐसे एमसीक्यूज स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको मिलते रहेंगे। अच्छा, अब इसके बारे में कुछ और जानकारियाँ लेनी जरूरी है। आपको मैं इतना बता दूं कि अभी मैंने आपको बताया कि प्रोटेक्टेड हैं पूरी तरह से एनिमल्स, लेकिन इसी कानून के तहत आप हंटिंग की परमिशन अश्योर करते हैं ट्राइबल लोगों को। जैसे कि अंडमान निकोबार के ट्राइबल सेक्शन को जो हंटिंग की परमिशन मिली है ना, वो भी इसी के तहत मिली है, क्योंकि आपने परमिशन लिमिटेड सेंस में हंटिंग की दी हुई है। तो यही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जहाँ टोटली हंटिंग बैन कर रहा है, वहीं ये लिमिटेड सेंस में हंटिंग की अनुमति दे भी रहा है उन्हीं लोगों को, क्योंकि उनकी उपजीविका ही इस पर निर्भर है। इसको एक ड्रॉबैक भी कहा जाता है इसका। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, यही एक्ट आप लोगों को सर्टिफिकेट्स भी इशू करता है, जिन सर्टिफिकेट के माध्यम से आप वह एनिमल और उन एनिमल से जुड़ी हुई ट्रॉफीज अपने पास रख सकते हैं। यानी कि यह सर्टिफिकेट आपको यह मिलेगा कि आप इस पर्टिकुलर एनिमल को पोजेस करते आ रहे हैं इनहेरिटेंस में ही। जैसे हाथी लेकर के घूमते मिलते हैं ना महावत, उनके पास सर्टिफिकेट है। और भी बहुत से ऐसे जानवर हैं तो दे हैव सर्टिफिकेट। सर्कस वगैरह आपने देखे होंगे, जानवर कुछ ऐसे हैं जो एंडेंजर्ड लिस्ट में हैं। आप कहते हैं इनके पास कहाँ से आ गए? सर्टिफिकेट हैं, क्योंकि इनहेरिटेंस में लेकर के आ रहे हैं। यानी कि वो किसी को भी यह सर्टिफिकेट का राइट जो इस एनिमल को पोजेस करने का उन्हें मिला हुआ है, यह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते। फर्दर अगर किसी को दे सकते हैं तो इनहेरिटेंस में अपनी संतान को ही दे सकते हैं। आई बात समझ में? ये सारे क्लॉजेस इसके बारे में थे। किस तरह के एरिया को ये प्रोटेक्ट करता है? सबसे पहले तो इसके तहत एक इम्पॉर्टेंट बोर्ड आपके सामने क्रिएट हुआ। मैंने 1952 में आपको एक बोर्ड बनाया था, नेशनल बोर्ड फॉर द वाइल्ड लाइफ या नेशनल बोर्ड फॉर द वाइल्ड लाइफ। इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत कंप्लीटली ऑर्गेनाइज्ड, लीगल बैक्ड एंड स्ट्रेंथन्ड कर दिया गया था। ओके, नेशनल बोर्ड और आपको मैंने इतना भी क्लियर कर दिया है कि इसके रोल एंड ड्यूटीज़ क्या थी। सिंपल सा इसका रूल है, आज के बाद जितनी भी कंजर्वेशन होगी वाइल्ड लाइफ को लेकर के, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट को लेकर के, यही सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को गाइड करेगा। उनकी डेवलपमेंट को लेकर के इसी की गाइडेंस होगी, इसी की गाइडेंस के बेसिस पर पॉलिसी गाइडलाइन बनेगी। ओके, और यही मैनेजमेंट अफेयर्स भी मैनेज करता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट और अथॉरिटी आपके सामने निकल करके आएगी, जिसको कहा गया है टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की जिम्मेदारी होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में से वो सेंचुरीज जो टाइगर रिजर्व बन चुकी हैं उन्हें मैनेज करना है। अगर आपको वहाँ पर किसी तरह के परिवर्तन करने हैं तो आपको टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की परमिशन लेनी पड़ती है। ओके, आप मेरे से एक सवाल पूछेंगे कि सर अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का हनन कर दिया जाए, इसका वायलेशन कर दिया जाए, तो फिर कौन सी बॉडी एक्शन ले सकती है? तो काफ़ी सारी बॉडीज़ हैं। आपको इतना याद रखना है कि CBI भी इसमें एलिजिबल है, CBI भी इसमें एलिजिबल है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसमें एक्शन लेता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ताकत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जो इस एक्ट के तहत ये है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपके ऊपर डायरेक्टली पर्चा कर सकता है। यानी कि आपको डायरेक्टली ही कन्विक्ट कर लेगा, उसे पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट लिखाने की पाबंदी नहीं है। और मेजॉरिटी ऑफ द डिपार्टमेंट सारे केसेस ड्यू टू द लैक ऑफ एक्सपर्टीज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ही शिफ्ट कर देते हैं। वो उसे ही कहते हैं कि आप ये हैंडल करिए। तो ऐसे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काफ़ी स्ट्रांग है इस एक्ट के मामले में। ठीक है, अब इसने क्या क्रिएट करके दिया आपके देश को? इसने प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क क्रिएट कर दिया पूरे देश में। और प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के तहत सबसे इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सेकंड नेशनल पार्क्स आ जाती हैं, तीसरा कंजर्वेशन रिजर्व्स आ जाते हैं, और देन कम्युनिटी रिजर्व्स आ जाते हैं।
अब हमें मेन समझना है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क एक्चुअली में होती क्या है, इनके बीच का अंतर क्या है और किस तरह से काम करती है। उसके लिए आपको मुझे बायोस्फीयर रिजर्व भी बताना पड़ेगा, क्योंकि फिर हम इन तीनों को इकट्ठे करेंगे। 1971 में यूनाइटेड नेशन की बॉडी यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व एक्टिविटी करने की शुरुआत की पहल की गई और 1979 में विश्व भर में पहला बायोस्फीयर रिजर्व मिला। कुल मिला के भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो बना है यह तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका के ट्राई जंक्शन पे क्रिएट होता है, दैट इज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986। भारत, दक्षिण भारत, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है और नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो डिफरेंट छोटी छोटी नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इनकैप्सुलेट कर लेता है नीलगिरी, जिसमें डिफरेंट बांदीपुर नेशनल पार्क भी आ जाता है, वायनाड नेशनल पार्क भी आ जाता है, मधुमलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु का आ जाता है। ये सारे नेशनल पार्क्स इसमें इनकलकेट हो जाते हैं। ओके, और फिर क्रिएट होता है आपके सामने एक नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। साइलेंट वैली भी आ जाएगी। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, याद रखना। और भारत में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व आपसे कोई पूछ ले तो आंसर कर देना गुजरात का रण ऑफ कच्छ, सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व, लार्जेस्ट एंड द फर्स्ट, मैंने बता दिए। अब हमने देख लिया बायोस्फीयर रिजर्व, तो जब हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे तभी मैं इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दूंगा। ओके, चले शुरुआत करें। एक चार्ट बना के चीजें समझने का प्रयास करते हैं। बढ़िया सा एक चार्ट बना लेते हैं। सबसे पहले चार्ट में हम लिख देते हैं यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व। सेकंड नेशनल पार्क, थर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और यहाँ पे हम एक्टिविटी लिख देंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल ये है कि इन्हें बनाता कौन है, तो ये किसके द्वारा डिक्लेयर किए जाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व सेंट्रल गवर्नमेंट इसे डिक्लेयर करती है। कौन डिक्लेयर करती है? नेशनल पार्क सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों डिक्लेयर करती हैं। काफी जगह पे आप सर्च करेंगे तो इस तरह का आंसर मिलेगा, लेकिन अगर कभी अकेला ऑप्शन आ जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट। ओके, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये क्लियर है कि बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल पार्क के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा ताकतवर है। मैनेज कौन करता है? तीनों को स्टेट गवर्नमेंट ही मैनेज करती है। नेशनल पार्क को कौन मैनेज करता है? एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी कौन मैनेज करता है? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर एंड मैनेज बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, नेशनल पार्क डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, एंड बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये क्लियर हुआ? अब बात करेंगे एक्टिविटी की। एक्टिविटी कितनी अलाउड है? अब जब आप पूछेंगे एक्टिविटी तो कैसी एक्टिविटी, चलो आओ, बायोस्फीयर रिजर्व कैसा रहता है? बायोस्फीयर रिजर्व इस तरह की कंसेंट्रिक रिंग्स की तरह होता है, और इन रिंग्स की बात करें तो मान लीजिए ये कोर एरिया, ये कौन सा एरिया है? कोर एरिया। ये ट्रांजिशन जोन है और ये बफर जोन है। ये कौन सा जोन है? बफर जोन। तो बफर जोन, ट्रांजिशन जोन एंड कोर एरिया।
तो इसमें एक्टिविटी तो अलाउड होगी लेकिन डिफरेंट ही सेंस में चर्चा करेंगे। पहले इधर आ जाते हैं। नेशनल पार्क में एक्टिविटी अलाउड होती है? नील। क्या नहीं अलाउड होती है? नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कंपैरिजन करते हैं। क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किसी तरह के भी हैबिटेशन के राइट्स होते हैं? मतलब एक एरिया एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर विलेज पीपल या ट्राइबल लोगों के घर एग्जिस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने इसको नोटिफिकेशन के माध्यम से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया है क्योंकि इसके पास पर्याप्त जियोमॉर्फोलॉजिकल, फ्लोरल, फॉनल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही थी कि इसे नोटिफाई किया जा सकता है कि ये वाइल्ड लाइफ एक सेंचुरी बन जाए। ओके, क्योंकि यहाँ पर कुछ इस तरह की स्पीसीज एनिमल्स की एग्जिस्ट कर रही थी। तो ये जो घर हैं इनके राइट, इनकी जो सेटलमेंट्स हैं, इनके राइट्स क्या रहेंगे? इनके राइट्स इन सेटलमेंट्स के इंटैक्ट रहेंगे। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सेटलमेंट राइट्स इंटैक्ट रह जाते हैं। लेकिन नेशनल पार्क में किसी तरह का कोई सेटलमेंट राइट नहीं रहता। ये आपको पहले ही कंपनसेशन पे करके वहाँ से क्लीन अप करने पड़ते हैं। तो सरकारी विभागों को पैसा दे करके इन्हें साफ करना पड़ेगा। नो सेटलमेंट राइट्स। तो सेटलमेंट के राइट्स एक्टिविटी के मामले में देखें तो यहाँ पर नेशनल पार्क में क्या है? नील। लेकिन अगर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पर यस, सेटलमेंट राइट्स क्या है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एनिमल ग्रेजिंग कर सकते हैं? एनिमल ग्रेजिंग कर सकते हैं? यस। क्या नेशनल पार्क में एनिमल ग्रेजिंग कर सकते हैं? बिग नो। एनिमल ग्रेजिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एनिमल विद द हेल्प ऑफ द परमिशन ग्रेजिंग कर सकते हैं। आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वार्डन से अनुमति लेनी है और उस अनुमति के बाद आप वहाँ पे ग्रेजिंग करा सकते हैं। यह अनुमति वार्डन पे डिपेंड करती है कि कितनी एरिया में, कितनी देर के लिए, किस सीजन में दे रही हैं, और ख़त्म भी हो सकती है। ओके, लेकिन परमिशन अलाउड, ग्रेजिंग हो सकती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मोटा मोटा नेशनल पार्क में कुछ भी अलाउड नहीं होता, बस इतना ज़िंदगी भर याद रखना। सेकंड एस्पेक्ट, क्या यहाँ पर फॉरेस्ट प्रोडक्ट कलेक्शन हो सकता है? बिग नो। क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फॉरेस्ट प्रोडक्ट कलेक्शन हो सकता है? हो सकता है। फ्यूल वुड, फायर वुड और इस तरह के आइटम्स आप यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने उनके हैबिटेशन वहाँ पे अलाउड कर दिए, बच्चों दिमाग यूज़ करो, वो भूखे तो नहीं मरेंगे ना। आपने सेटलमेंट्स ही अलाउड कर दी, कुछ खाने को तो दोगे, बेर दतूरा कुछ तो ले लो। लिमिटेड सेंस में अलाउड करेंगे, लॉजिक से चीज़ें याद रखो। जब यहाँ पे सेटलमेंट के राइट ही सारे सेटल कर दिए गए हैं नेशनल पार्क में, रहने की अनुमति क्यों दें? फिर चुनने की अनुमति भी क्यों दें? ग्रेजिंग की अनुमति भी क्यों दें? आई बात समझ में? ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्या यहाँ पर टूरिज्म अलाउड होता है क्या नेशनल पार्क में? यस, बट विद परमिट। आपको परमिशन लेनी पड़ती है टूरिज्म के लिए। क्यों? क्योंकि चाहे नेशनल पार्क है, चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चाहे बायोस्फीयर रिजर्व है, इन तीनों का एक एजेंडा तो सेम है, अवेयरनेस अबाउट द एनवायरनमेंट एंड द वाइल्ड लाइफ। और अवेयरनेस फैलाने का एक ही सबसे बेस्ट तरीका है इको टूरिज्म। अब टूरिज्म को प्रमोट करिए। आज भारतवर्ष में जहाँ जहाँ टूरिज्म अलाउड है, उस टाइगर रिजर्व में शेरों की जनसंख्या बढ़ी है, क्योंकि इस टूरिज्म से होने वाले पैसे की कमाई से वह पैसा, वह धन जंगल के विकास में लगता है। इसलिए आप सरप्राइज ना हो जाना अगर यूपीएससी में फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में एक क्लॉज ये भी हो कि टूरिज्म, आपको लगेगा कि प्लास्टिक के लिफाफे फेंक देते हैं, गंद फैला देते हैं, तो टूरिज्म तो नहीं होना चाहिए। यस, if you genuinely want to protect the forest, you need to increase the tourism, because in a managed way, टूरिस्ट को मैनेज करो, वहाँ पे प्लास्टिक बैन कर दो, रेस्टोरेंट्स ना खुलने दो, लेकिन टूरिज्म, सफारी, इस तरह की चीज़ें रहेंगी तो एक तो लोगों में इस लॉस्ट हेरिटेज की नॉलेज इंस्टॉल होगी, जो एक एजेंडा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1936 का, कि लोगों को इंडिया के नेचुरल हेरिटेज की भी नॉलेज देनी है।
जहाँ एक तरफ आपने ताजमहल, डिफरेंट रेड फोर्ट और अदर बिल्डिंग्स जो कि कल्चरल हेरिटेज में आती हैं उन्हें बचा के रखा है, तो यह भी आपके देश का नेचुरल हेरिटेज है। और यूनेस्को की हेरिटेज कलेक्शन डाटा में नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज दोनों इंडक्टेड हैं, इसलिए हमारे कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स यूनेस्को की नेचुरल हेरिटेज लिस्ट में भी आते हैं। आई बात समझ में? मैं वो भी कराऊंगा, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि यस, परमिट लेना पड़ता है, परमिशन से होता है, लेकिन नेशनल पार्क में टूरिज्म तो होता है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में टूरिज्म नॉर्मल फ्लो में ही होता है, परमिशन की नीड नहीं होती। ओके, टूरिज्म होता है। ये सारी मोटी मोटी बातें हमें क्लियर हो गई। तो फिर अब हमें डिफरेंट वे में ही टारगेट करना है बायोस्फीयर रिजर्व को। तो इसमें क्या होता है, जो इसका बफर जोन है ना, बफर जोन बड़े आराम से बफर जोन एग्रीकल्चर होगा, बफर जोन में फिशिंग होगा, बफर जोन में माइनिंग हो जाएगा, कोई स्टोन माइनिंग है, कोई क्वेरिंग माइनिंग है, कोई आयरन माइनिंग अगर है तो हो जाएगा। तो माइनिंग, एग्रीकल्चर, फिशिंग देखो मैंने तीनों ही करा दिए, बफर जोन में हो रहा है। इससे क्या क्लियर हो रहा है, लोग बाग यहाँ रह सकते हैं, यस। बफर जोन में हैबिटेशन हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, यस। आप पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ? 1972 की स्टॉकहोम कन्वेंशन, 1926 का एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया एंड 1971 का यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम वर्ल्ड लेवल पे किन चीज़ों को कहता है, जिसमें बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम सबसे स्ट्रांगली निकल गया है। उसका मानना यह है कि जब भी आप एक नेचुरल इकोसिस्टम को इन द फॉर्म ऑफ सैंपल रिप्रेजेंट कराना चाहेंगे, तो इस समय पूरी पृथ्वी पर बायोस्फीयर रिजर्व क्या है मेरे बच्चों? दे आर द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ द बिग बायोम। आपने क्या देखा कि एनवायरनमेंट को मैनेज कैसे किया जा सकता है। आपने देखा एनवायरनमेंट में डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी वेरी कर जाता है, ज्योग्राफी, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, रिलीफ फीचर चेंज कर जाते हैं। इसकी वजह से वर्ल्ड लेवल पर कई सारे बिग बायोम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। टैगा है, टुंड्रा है, सहारा है, डेजर्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, कई कुछ है। अब हमें हेल्थ पता लगानी है इनकी कि इनकी हेल्थ कैसी चल रही है, इनको मैनेज कैसे कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग क्या होनी चाहिए और इनकी ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। उसके लिए पूरा टैगा तो मैनेज करने से रहे बेटा पूरे ग्लोब पे। तो टैगा का नेचुरल इन सीटू वे में ही, ना बोटेनिकल गार्डन ना जूलॉजिकल गार्डन, ये तीनों प्रोग्राम इन सीटू चल रहे हैं। मतलब जहाँ पे जो जीव जंतु है उसको वहीं संरक्षित करना, उसे क्या कहते हैं? इन सीटू। एक्स सीटू नहीं है ये। अगर यहाँ के पेड़ पौधे, जानवर और अदर चीजें आप अलग एटमॉस्फेयर में ले जाकर के वहां प्रिजर्व करते हुए एक्स सीटू हो जाता, अपनी ओरिजिनल लोकेशन से उसे कहीं और ले जाके प्रिजर्व किया। लेकिन ये तो इन सीटू है ना तीनों। तो ऐसे में कहा गया कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि बड़े बायोम्स जिनसे कि आपकी वर्ल्ड लेवल का क्लाइमेट पूरा मैनेज हो रहा है, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिजेंबल होती है, उसके आप जहाँ जहाँ डिफरेंट कंट्री में वो बायोम लाई कर रहा है, वहाँ पर आप एक अच्छा खासा इलाका डिमार्केट करिए इन द फॉर्म ऑफ बायोस्फीयर का रिजर्व, और वो अर्थ के लार्जर बायोस्फीयर को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आई बात? लार्जर बायोस्फीयर क्या है? आप जिस अर्थ में रहते हैं, इस अर्थ में आपके पास क्या एग्जिस्ट कर रहा है? आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर यानी कि वो लैंड जिस पे आप रहते हैं। आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है क्या? ओशियनोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर वो स्फीयर जिसमें मॉइस्चर है, ग्लेशियर्स हैं, ओशियनिक वाटर है, रिवर्स हैं, अंडरग्राउंड वाटर है। और इसमें क्या एग्जिस्ट कर रहा है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जिसमें सारी गैसेस हैं। लेकिन आप एक ये बात देखिए कि लिथोस्फीयर में आप एक लिमिटेड डेप्थ के बाद तो कोई ऑर्गेनिज्म, कोई लिविंग बॉडी सर्वाइव ही नहीं करती। एटमॉस्फेयर में भी एक हाइट के बाद कोई लिविंग बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर रही। हाइड्रोस्फीयर में भी एक लिमिट के बाद कोई लिविंग बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर
का वो कौन सा एरिया जिसमें इनका तीनों का मिलन हो रहा है, जहाँ पर जीवन है, बायोलॉजिकल लाइफ है, वो फिर इन तीनों का कोइंसाइडिंग एरिया, दैट इज बायोस्फीयर। तो इन तीनों का कोइंसाइडिंग एरिया कौन सा हुआ ये, तो ये क्या कहलाया, बायोस्फीयर। मतलब अकेला लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर मिल जाए तो भी एटमॉस्फेयर नहीं है तो बात नहीं बनेगी। एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर मिल जाए, लिथोस्फीयर नहीं है तो बात नहीं बनेगी। लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर मिल जाए, हाइड्रोस्फीयर है तो बात नहीं बनेगी। तीनों स्फीयर जहां मिलते हैं और लाइफ पॉसिबल है, वो कोइंसाइडिंग सर्कल ऑफ ऑल द थ्री सर्कल इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। ठीक है, यानी कि ये जो लैंड है, इस लैंड पे जो एटमॉस्फेयर की वो लिमिट जहाँ तक जीव जंतु, छोटे छोटे डस्ट माइट्स, माइक्रोब्स उड़ते हैं, वो भी अब बायोस्फीयर का पार्ट है। आई बात समझ में? तो बायोस्फीयर में फिर उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे कर सकते हैं यार, कि जो सबसे तेजी से बायोस्फीयर को बदल रहे हैं और जो बायोस्फीयर को सबसे ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं, उसको सेपरेट कर दें, मैन को। तो सबसे यूनिक चीज़ ये है कि जब आप नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कंपैरेटिवली बायोस्फीयर की बात करते हैं, इसमें मोटा मोटा लिखा गया है कि आपको फ्लोरा, फौना, फिजियोग्राफी ऑफ दैट रीजन एंड ह्यूमन पॉपुलेशन रिसाइडिंग ओवर देयर, चारों को प्रोटेक्ट करना। बात समझ में आ गई? यानी कि इन टोटल सैंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बिग बायोम, काइंड ऑफ बायोस्फीयर। यानी कि वहाँ आने वाला हर पेड़, हर नदी, हर झरना, हर लेक, पॉन्ड, रिवर, माउंटेन स्लोप, प्लेट्यू, डेजर्ट, प्लेन, एनिमल, रेप्टाइल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, बर्ड्स एंड ह्यूमन, सारे प्रोटेक्ट होते हैं या बायोस्फीयर रिजर्व। फर्क समझ में आ गया? तो ह्यूमन इज इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व प्लान, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज मैन एंड बायोस्फीयर। मैन, अब कभी गलती तो नहीं करोगे, क्योंकि सारे प्लान ही बोगस थे। बायोस्फीयर को रिजर्व करने जा रहे हैं मैन को एक्सक्लूड करके। सबसे बड़ा कंज्यूमर मैन है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट ड्राइव उसी के थ्रू हो रहा है। ऐसे कैसे कर लेंगे भाई? तो इसीलिए आप हैरान ना होइए कि बफर जोन के अंदर आपने ये हैबिटेशन, एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग अलाउ कर दी है। तो हैबिटेशन के तहत मतलब ये बायोस्फीयर रिजर्व के तहत जो फंड सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकारों को देगी, उसमें राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा, अश्योर करना होगा कि वहाँ पे रह रही जनसंख्या जो इंसानों की है उसका भी रक्षण हो। अब कंसेप्ट समझ, अब कभी गलती नहीं करोगे। ओके, तो दैट इज एम्बेडेड इन द पार्ट। ट्रांजिशन जोन में क्या होगा? फिर ट्रांजिशन आ गया ना, अब आप बफर जोन से ट्रांजिशन जोन में जा रहे हैं। तो बफर जोन नाम क्यों पड़ा भाई? इसका नाम बफर जोन क्यों पड़ा? क्योंकि इस बफर जोन के बाहर जितना भी एरिया है, इसको कहते हैं द जोन ऑफ ह्यूमन एनक्रोचमेंट। तो ह्यूमन को एनक्रोचर, जोन ऑफ, अरे आपका इलाका, आप इंक्रोच ही तो, अगर आपसे कोई चीज रिजर्व रखी गई है तो फिर यू आर एनक्रोचर ना। तो जोन ऑफ ह्यूमन इंक्रोचमेंट एंड कोर जोन ऑफ द एनिमल के बीच में ये जोन फिर क्या हुआ? बफर ही हुआ। बफर जोन ना, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज बफर जोन। तो बफर जोन के बाद आता है ट्रांजिशन जोन। अब इस ट्रांजिशन जोन में क्या है? अब ट्रांजिशन जोन में जानवर खेलते हुए आएगा, जानवर आएगा, और अब आप डीप जा रहे हैं कोर एरिया में जहाँ पे कोई एक्टिविटी अलाउड ही नहीं है। कोर एरिया में कोई एक्टिविटी अलाउड नहीं, कोर एरिया में जाना भी मना है। ठीक है, तो ट्रांजिशन जोन में रिसर्च डेवलपमेंट, रिसर्च वाली डेवलपमेंट, वो बिल्डिंग फैक्ट्रियाँ नहीं, R&D एंड एजुकेशन पर्पस से कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी इंस्टीट्यूट की ट्रिप पे जा सकते हैं। ट्रांजिशन जोन तक आपकी बसें जाएंगी, लेकिन सिर्फ पर्पस होगा रिसर्च रिलेटेड टूरिज्म, एजुकेशन रिलेटेड टूरिज्म, अवेयरनेस रिलेटेड कैंपेन, कल्चरल, हेरिटेज एंड सोशल एस्पेक्ट से वहाँ लगाया गया टूर। आई बस समझ। लेकिन कोर जोन का बोर्ड देखते ही आपकी बस वापस आ जाएगी
टूरिस्ट आपको कहेगा आगे कोर जोन है। काल मूवी में गलती कर दी थी विवेक ओबरॉय और जॉन अब्राहम ने, फिर काली ने क्या किया था आपने देखा था अजय देवगन कि क्या काली काली करते रहते साहब, जो मना किया था वही किया कोर जोन में। अब यार बंद कर दिया एक गलत, हाँ चलने दो। अब कोर जोन की खासियत क्या है, सरकार ये कहती है, बायोस्फीयर रिजर्व कहता है ये ना हो कि 1 एकड़ का कोर जोन बना के बैठ जाओ। चालाकी देखो, डे बाई डे बफर जोन बढ़ाते जा रहा है, ट्रांजिशन जोन, और पता लगा कोर जोन अब कितना बचा है, बस 1 एकड़। शेर 2 छलांग मारता है तो कोर जोन से बाहर हो जाता है ट्रांजिशन में, और 2 छलांग और मारता है तो बफर में चला जाता है, और बफर में तो फिर हम माइनिंग भी कर रहे हैं और डिच मशीन के नीचे देके कुछ कर दिया। ऐसा नहीं, कोर जोन में ये अश्योर करना होगा आपको उसे कोर डिक्लेयर करते हुए, एक तो एम्पल अमाउंट ऑफ लैंड एंड हैबिटेट अवेलेबल हो, वायबल पॉपुलेशन ऑफ द एनिमल हो। 2 शेर दौड़ रहे हैं और उसे कोर जोन डिक्लेयर करके उसे कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, ये भी सही नहीं, ये भी तो सही नहीं। उसे समझाया जाएगा कि इनको भी थोड़ा उधर खिसकाओ जहाँ बाकी के 40 शेर और हैं, उसको कोर बनाओ, इसको तो रिलीज करो। वायबल पॉपुलेशन ऑफ द एनिमल, एम्पल अमाउंट ऑफ द नेचुरल हैबिटेट लैंड एंड द इकोलॉजिकल निच क्वालिटीज एम्बेडेड देयर। इकोलॉजिकल निच क्या होता है, आपका घर जहाँ पर आपको बिजली, पानी, हवा, पढ़ने लिखने, रहने सोने के लिए सारा सामान मिल रहा है, वो आपका निच है, आपका ठिकाना, आपका आलना, आपका घर है। दीवारों में छोटे छोटे आलने बनाए जाते हैं जिसपे सामान रखते थे, निच। लेकिन जानवर के रहने के लिए उसका कोई घर नहीं होता, उसका निच इकोलॉजिकल होता है, जहाँ पे उसे रहने के लिए सनलाइट, वाटर, एयर, ट्री, ज्योग्राफी, रिलीफ सब अवेलेबल हो रहा है। यह है इकोलॉजिकल निच। यू कैन नॉट डिवास्टेट द इकोलॉजिकल निच ऑफ द एनिमल्स, ओके। और आज की डेट में जो नए सर्वेज हो रहे हैं फॉर द काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर एनिमल, ये इकोलॉजिकल निच अप्रोच से किया जा रहा है कि इकोलॉजिकल निच कितना का डिवास्टेट हुआ है तो फिर उतनी पॉपुलेशन या तो डाउन जाएगी या अपग्रेड। तो इसलिए पॉपुलेशन बढ़ाने का एक मेथड ये है कि इकोलॉजिकल निच को स्ट्रॉन्ग करो, यानी कि वहाँ का हवा, पानी, पेड़ पौधे, ज़मीन तंदुरुस्त कर दो, वो अपने आप हो जाएगा। आपका घर बढ़िया कर दो, आप भी तो खुश हो जाओगे। सारी टर्मिनोलॉजी समझा दी बेटा, इकोलॉजिकल निच नुच सब। अब ये क्लियर हो गया ट्रांजिशन जोन, कोर जोन। कोर जोन में नो एक्टिविटी, ओनली प्रोटेक्शन। वहाँ पे चलता है जंगल का कानून, शेर शिकार कर ले तो कर ले, आपका तीर वहाँ घुस भी नहीं सकता। डन। ट्राइबल एरिया कोई रह रहे हैं, बोले हम रह रहे हैं, हम ही रह रहे हैं, बोले बाहर बाहर तुम्हारे लिए जोन बनाया है, उधर आ जाओ, तो बाहर आओ, ये कोर एरिया है, जानवर का इलाका। ओके डन। तो बायोस्फीयर रिजर्व में एक्टिविटीज़ इस तरह से होती हैं, नेशनल पार्क में एक्टिविटीज़ इस तरह से होती हैं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक्टिविटीज़ इस तरह से होती है। मैंने बता दिया। एक्टिविटीज़ क्लियर हुई हैं आप सबको? कोई आपके दिल में दिक्कत तो नहीं है अब एक्टिविटी को लेके? मैंने साथ के साथ नायाब तरीके से इनके पर्पस, इनके बनने के कारण सब बता दिया है। अभी इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे। और टेक्नोलॉजी एंड साइंस का एप्लीकेशन बायोस्फीयर रिजर्व में है, ठीक ठाक है। नेशनल पार्क में नहीं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं, मैनेजमेंट नहीं हो रही प्रॉपर। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के यह इनके बेसिक डिफरेंसेस थे। अब इंडिविजुअली इनके बारे में समझाऊंगा। डिफरेंस चार्ट मैंने आपको समझा दिया। अब हम शुरुआत करते हैं इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशन की, और सबसे पहले इस इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशन में शुरुआत करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व से, फिर हम चलेंगे नेशनल पार्क की तरफ, और फिर हम चलेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ, क्योंकि सबसे बड़े के बाद छोटा और उसके बाद छोटा, बारी भी ऐसे आती है। तो शुरुआत में अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व आपके देश में कितने हैं? 18। कितने हैं? 18। कभी याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपने रिवर वाले चैप्टर, इंडियन फिजियोग्राफी, माउंटेन्स और सब पढ़ा हुआ। अगर अभी यहाँ पर आप भारत का नक्शा बना दें तो आप स्टेट बाय स्टेट बहुत सुंदर वे में सारे बायोस्फीयर रिजर्व करते चले जाएंगे, और वो बायोस्फीयर रिजर्व कुछ इस तरह से हो जाते हैं। अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ आना चाहूँ, ऊपर से नीचे की तरफ, तो J&K में क्या आपको कोई बायोस्फीयर रिजर्व मिलता है क्या? नहीं। J&K क्या J&K में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लागू होता है क्या? नहीं।
बिल्कुल भी नहीं। J&K के अपने एक्ट हैं और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है। तो J&K में कोई वाइल्ड लाइफ बायोस्फीयर रिजर्व मिला नहीं। J&K के बगल में क्या है? हिमाचल। ऐसे लॉजिकली याद करा रहा हूँ, कभी जिंदगी में हड़बड़ाना मत। हिमाचल प्रदेश में कोई बायोस्फीयर रिजर्व मिलता होगा क्या? कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व मिलता है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बहुत ज़बरदस्त बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके बारे में हम पढ़ाएंगे। नॉर्मली सभी जीव जंतु जो आपको हिमालयन टोपोग्राफी के समय में, मैंने हिमालयन वेजिटेशन के समय पढ़ाए थे, वो सारे यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, और इसके बारे में हम डिटेलिंग करेंगे। इसके बाद क्या उत्तराखंड में कोई बायोस्फीयर रिजर्व है क्या? है? यस। कौन सा? नंदा देवी। नंदा देवी। इसी लॉजिक से आ जाते हैं। तो एक में नहीं मिला, दो में मिल गए। हिमालयन बेल्ट में ही आगे चलते हैं। पहले हिमालयन बेल्ट खत्म कर देते हैं। और हिमालयन बेल्ट की बात करें तो पहले सिक्किम में कुछ मिलता है क्या? सिक्किम में बिल्कुल मिलता है, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, उसको लिखा ऐसे जाता है कंचनजंगा। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर मिलता है। ऊपर से लिख दे आप, ठीक है। इसी माध्यम से नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा ना। क्या अरुणाचल प्रदेश में कोई बायोस्फीयर रिजर्व मिलता है क्या? हैं? पढ़े हैं पहले तो तुक्के मार रहे। यस, सैकोवा बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर मिलता है। ओके। आसाम, क्या आसाम में कोई बायोस्फीयर रिजर्व मिलता है क्या? कौन सा? मानस बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर मिलता है। क्या मेघालय में कोई बायोस्फीयर रिजर्व मिलता होगा? यस। गैरो खासी जैंतिया पहाड़ियों में, गैरो पहाड़ियों के ईस्ट, वेस्ट और साउथ में मिलता है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मिलता है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। क्या मध्य प्रदेश में कोई बायोस्फीयर रिजर्व मिलता होगा? पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मिलता होगा। क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का कोई कंबाइंड बायोस्फीयर रिजर्व भी होगा? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का कोई कंबाइंड बायोस्फीयर रिजर्व भी होगा? है अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है ना। अभी तो बताया आप लोगों को। उसके बाद हमने छत्तीसगढ़ का और मध्य प्रदेश का कर लिया। क्या वेस्ट बंगाल में कोई मिलता होगा? लॉजिकली सोचो, सारी इंपॉर्टेंट जगहें तो है ही है ना। सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व वेस्ट बंगाल में है, मिलता है, इंपॉर्टेंट है। ओके। क्या उड़ीसा में कोई बायोस्फीयर रिजर्व मिलता होगा? ओडिशा में मिलता है सिमलीपाल का। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो हो गए। कितने ही रह गए? 8 ही रह गए। चलिए, बाकी 8 तो मैं इनको डिलीट कर सकता हूँ नीचे से। कहाँ तक आ गए हम? उड़ीसा तक आ गए। अच्छा चलो, फिर उड़ीसा के नीचे आते हैं। आंध्र प्रदेश में कोई हो सकता है क्या? आंध्र प्रदेश में कह रहे हो सकता है। आंध्र प्रदेश में कौन सा हो सकता है? आंध्र प्रदेश में सशचलम बायोस्फीयर रिजर्व मिलता है। क्या तमिलनाडु में कोई हो सकता है? तमिलनाडु में कोई हो सकता है? कौन सा हो सकता है?
ऐसी बातें नहीं करना कभी। 3 स्टेट कंबाइंड बताऊंगा, अभी तमिलनाडु वाला बताओ मुझे। तो तमिलनाडु में है गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, डुगोंग सी काओ मिलती है यहाँ पे। केवल 200 रह गई हैं। आम लोग इसलिए काट देते हैं कि उन्हें आज दिन तक ये लगता है कि इसके पेट में खजाना है। खत्म कर दी है। आई बात समझ में? शार्क और व्हेल जैसी फीलिंग देती है, सांस लेने बार बार व्हेल मछली की तरफ बाहर आती है। लेकिन सबसे जबरदस्त बात, शुद्ध शाकाहारी है, एक जीव नहीं खाती, सिर्फ ग्रास खाती है। इसलिए समुद्र के किनारे पे आना पड़ता है, कोस्टल वाटर पे आना पड़ता है, पकड़ी जाती है, मारी जाती है। पढ़ाऊंगा, ठीक है। आगे तमिलनाडु में क्या मिला? गल्फ ऑफ मन्नार। यहाँ का सबसे मेन जीव कौन सा था? डुगोंग। डुगोंग डुगोंग, इसका नाम क्या है? डुगोंग डुगोंग, डुगोंग गोंग, 2 बार डुगोंग डुगोंग। सेकंड, क्या तमिलनाडु एंड केरला के बीच में कोई जॉइंट बायोस्फीयर रिजर्व होगा क्या? दोनों के बीच में कोई जॉइंट वाला रिजर्व भी होगा क्या? अगस्त मलाई, अरे अगस्त्य ऋषि कहाँ थे? अगस्त्य मलाई, और मलाई की पहाड़ियाँ सारी कहाँ होती हैं? अगस्त और मलाई, बस तमिलनाडु केरला। ओके। इसके बाद कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में कौन सा था यार? वेरी गुड, नीलगिरी। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स। ओके। इसके बाद गुजरात, कौन सा था? रण ऑफ कच्छ। गुजरात, रण ऑफ कच्छ। इसके बाद इंपॉर्टेंट आइलैंड भी आ जाएंगे। तो आइलैंड की बात करें तो कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार। इसमें कौन सा? द ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। अब नहीं भूलते आप कभी। तो कुल मिला के 16 हुए, 2 का खेल रह गया है। कहाँ है? क्या पंजाब में होगा? नहीं। क्या हरियाणा में होगा? नहीं। जम्मू कश्मीर में तो पहले नहीं। तो ये भी पूछा, 4 स्टेट दिए जा सकते हैं और उसमें से आपको ऑड वन आउट निकालना होगा कि इसमें तो बायोस्फीयर रिजर्व है ही नहीं। राजस्थान में होगा? नहीं। तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में नहीं। यूपी, बिहार, झारखंड में नहीं। मध्य प्रदेश में अचानक मार अमरकंटक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में शेयर हो रहा था। मध्य प्रदेश का अपना एक्सक्लूसिव कौन सा? पंचमढ़ी, 17वां पंचमढ़ी। और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां पर हमने डिस्कस कर लिया था धुबड़ी सैकोवा, सैकोवा नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व। और दूसरा नदी कौन सी थी? दिहांग दिबांग। पढ़ी है ना आपने? दिबांग ऐसे एंटर होती है ना अरुणाचल से। तो 2 और कौन से हो गए? अरुणाचल का धुबरी सैकोवा के साथ दूसरा कौन सा हुआ? दिहांग। कैसे बोल रहे हो भाई? दिहांग दिबांग, दिहांग दिबांग। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो हमने लिखा अचानक मार और अमरकंटक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश, और इम्पोर्टेंट तीसरी पंचमढ़ी। ठीक है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, अमृत। चलो अब आप रिकॉल कराएंगे मुझे, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व से आपको आने बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, क्या जम्मू कश्मीर में कोई है? क्या हिमाचल में है? कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। क्या उत्तराखंड में कोई है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। क्या सिक्किम में कोई है? कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। क्या अरुणाचल प्रदेश में कोई है? 2। धुबरी, धुबरी नदी, आप धुबरी पॉइंट जानते हैं जहाँ से नदी ब्रह्मपुत्र का कनेक्शन धुबरी से सैदिया और धुबरी। तो धुबरी सैकोवा बायोस्फीयर रिजर्व और दूसरा दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। दोनों नदी के नाम याद है। नीचे आ जाए, नागालैंड में कोई है? मणिपुर मिजोरम में कोई है? त्रिपुरा में है? मेघालय में है? नोकरेक।
नो करेक्ट। स्टेट भी हो रहे हैं और आपकी बायोस्फीयर रिजर्व भी हो रही है, अब गलती नहीं होगी। वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है सुंदरबंस। मध्य प्रदेश में है 3 है, पन्ना, पंचमढ़ी, पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ, पन्ना की खाने, माइनिंग्स, डायमंड मिलता है, ये सारे तो अभी बताने हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में शेयर हो रही है अचानक मार अमरकंटक। नीचे आइए उड़ीसा में सिमलीपाल, नीचे आइए आंध्र प्रदेश में शैशचलम, नीचे आइए तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार, और तमिलनाडु और केरला के बीच शेयर हो रही है गस्तमलाई। अब केरला से कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन पे आइए नीलगिरी। कर्नाटक में कोई है अलग से? नहीं। महाराष्ट्र में अलग से है? नहीं। राजस्थान में अलग से है? नहीं। पंजाब हरियाणा में अलग से है? नहीं। यूपी बिहार झारखंड में है? नहीं। लेकिन गुजरात में है रण ऑफ कच्छ, और आइलैंड अंडमान निकोबार में है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर। टोटल कितने हुए? 18। इनमें से इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व में आते हैं 10। ये 10 भी आपको याद रखने हैं, ये भी आपको करा दिए जाएंगे। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के आज हमने इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। अब सिर्फ 3-4 इन्फॉर्मेशन इनके बारे में आपको देनी है, सारा कंसेप्ट पानी की तरह क्लियर है। और उन 3-4 इन्फॉर्मेशन में अब आप कभी नहीं भूलेंगे ना। भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं एट प्रेजेंट। अप्रॉक्स 103 नेशनल पार्क्स हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स 18, नेशनल पार्क्स 103, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 543 के अराउंड है। यहाँ से क्या क्लियर हुआ? सबसे बड़ा अगर यूनिट काउंट करें तो बायोस्फीयर रिजर्व होता है। एक बायोस्फीयर के रिजर्व के अंदर कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और कई नेशनल पार्क्स आ जाते हैं। अभी बात समझ में? एक बायोस्फीयर रिजर्व में कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कई नेशनल पार्क आ जाएंगे। उसके बाद साइज वाइज आता है नेशनल पार्क, और फिर आती हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अमूमन साइज वाइज नेशनल पार्क से छोटी होती है। अब आपसे कुछ बुनियादी सवाल पूछे जाएंगे कि क्या नेशनल पार्क की बाउंड्री स्टेट गवर्नमेंट्स घटा बढ़ा सकती हैं? नेशनल पार्क की बाउंड्रीज डिफाइंड होती हैं, परमानेंट होती हैं। यानी कि कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क में अपग्रेड तो हो सकती है, लेकिन कोई नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिग्रेड नहीं हो सकती। जिंदगी भर याद रखना। कोई राज्य सरकार को यह ताकत नहीं है कि वो किसी नेशनल पार्क का स्टेटस डिग्रेड करके उसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करके वहाँ पे ग्रेजिंग, फ्यूल वुड, फायरवुड की कलेक्शन और ह्यूमन एक्टिविटी को आज्ञा देते हैं। आपका समझ में? ये इंपॉर्टेंट पेज है, इसको समझना जरूरी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बाउंड्री क्या सैक्रोसैंक्ट होती है, परमानेंट होती है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बाउंड्रीज बनाती तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से ही है, पर उस लेवल पे सैक्रोसैंक्ट नहीं होती, ये वेरिएबल होती है। इसे अदला बदला जा सकता है, पर तरीका ये है कि स्टेट लेजिस्लेचर में रेजोल्यूशन पास करके ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बॉडी को, बॉर्डर को, टेरिटरी को घटाया बढ़ाया जा सकता है। आई बात समझे? इसलिए भी आपको विधानसभा में रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर? तो कुल मिलाकर के अगर क्या हुआ बेटा? हाँ, तो स्टेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कनेक्शन स्टेट से है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट अगर उसे कम करना या बढ़ाना चाहती बाउंड्री को, अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन यानी कि अपनी कैबिनेट के डिसीजन से नहीं, विधानसभा में यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर में रेजोल्यूशन ला के करेगी बेटा। समझो ना, एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर ने कंट्रोल कर लिया ना। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बेच नहीं सकती ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। आप समझिए, पेज को समझिए, कंफ्यूज हो जाते इतनी पॉलिटिक्स पढ़ के भी। अब आगे आइए, अगले कंसेप्ट कौन से यहाँ पर आ जाते हैं इम्पोर्टेंट। आपसे पूछा जाएगा IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ऑफ वाइल्ड लाइफ, फौना एंड फ्लोरा। IUCN की किस प्रोटेक्टेड कैटेगरी में
नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं। तो जैसे जैसे प्रोटेक्शन का लेवल इंक्रीज होता जाएगा, IUCN की कैटेगरी भी इंक्रीज होती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड आपने क्या ऑब्जर्व किया था? नेशनल पार्क। सबसे तकड़ प्रोटेक्टेड कौन थे? नेशनल पार्क। तो IUCN की कैटेगरी 2 में आते हैं नेशनल पार्क्स। आई बात समझ में? सेकंड, IUCN की कैटेगरी नंबर 3 में कैटेगरी नंबर 4 में कौन आ जाता होगा? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ, क्योंकि आप देखिए ना, माइनिंग, एग्रीकल्चर, फिशिंग, बायोस्फीयर रिजर्व में तो सब अलाउड चल रहा है ना, सिर्फ कोर एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है, बफर जोन में तो नहीं है ना। तो IUCN की कैटेगरी नंबर 5 में कौन आ जाती होगी? बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर हुआ आपको? कैटेगरी क्लियर होगी IUCN की प्रोटेक्शन के लेवल के अकॉर्डिंग। तो सबसे ज़बरदस्त प्रोटेक्टेड हमने नेशनल पार्क को ही देखा ना। अब आपके दिमाग में आएगा कि मेन डिफरेंसेस तो सर आपने बताए कि सेंटर स्टेट, मैनेज बाय द स्टेट, एक्टिविटी डिफरेंस, प्रोटेक्शन डिफरेंस, बट मुद्दे की बात तो ये आ जाती है कि यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट कहानियाँ भी हैं। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक बुनियादी फर्क पता क्या होता है? नेशनल पार्क में आप एनिमल प्रोटेक्ट कर रहे हैं जिसकी मैनी स्पीसीज एग्जिस्ट कर सकती। एनिमल की मैनी स्पीसीज, यानी कि नेशनल पार्क में आपने लिटरली एनिमल ही प्रोटेक्ट किया है। आई बात समझ में? एनिमल ही प्रोटेक्ट किया है और उसकी कई स्पीसीज वहां पर आ सकती हैं, कोई इशू की बात नहीं। लेकिन जब भी आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे, इट इज ऑलवेज स्पीश स्पेसिफिक, यानी कि आप एक पर्टिकुलर स्पीश को ही यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या तो टाइगर रिजर्व हैं, तो एक ही स्पीश वहाँ पर प्रोटेक्ट हो रही है, टाइगर। या फिर अगर भरतपुर राजस्थान की क्योलैडियो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पहले अब नेशनल पार्क है, तो वो किसके लिए है? माइग्रेटरी एनिमल्स। जैसे कि चिलिका लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क, वो किस लिए? माइग्रेटरी एनिमल्स। क्योंकि सेंट्रल एशिया से क्या आते हैं? क्रेन्स आते हैं, डक्स आ जाते हैं वहाँ पर, स्वेलोज आ जाते हैं वहाँ पर, ये सारे एनिमल्स वहाँ पर आते हैं और ये पर्टिकुलर इनके लिए। तो इसलिए आप देखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरीज, तो पर्टिकुलरली वही बर्ड स्पीश वहाँ पर प्रोटेक्ट हो रही है। इतनी बात समझ में आई? क्लियर? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्कोप नैरो है, यानी कि आप यहाँ पर केवल स्पीशीज की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, उस लेवल पर हैबिटेट पे फोकस नहीं है। लेकिन नेशनल पार्क की बात करें तो पहले तो यहाँ पर स्पीशीज स्पेसिफिक नहीं, एनिमल स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हो रही है, जिसमें 2-3 तरह के एनिमल होंगे, कोई इशू नहीं है, और उनकी भी फर्दर स्पीशीज की वेरिएशन रहेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे स्पीशीज पे ध्यान ज़्यादा ना दे करके हैबिटेट प्रोटेक्शन पे ध्यान दिया जाता है, यानी कि उनका पूरा का पूरा घरौंदा भी साथ में लिया जाता है। इसकी वजह से इसमें क्या आ जाएगा? हैबिटेट प्रोटेक्शन की जब हम बात कर ली, रिलेटेड फ्लोरा भी आ जाएगा, ट्रीज भी आ जाएंगे। जब हैबिटेट प्रोटेक्शन की बात करी तो रिलेटेड फ्लोरा भी आ जाएगा, उससे रिलेटेड जियोमॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाएंगी, और फिर वो एनिमल भी आ जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर हुई? तो जो वहाँ पर पानी वगैरह पी रहे हैं वो वाटर बॉडीज भी आ जाएगी। ऐसे नेशनल पार्क का दायरा बढ़ गया, क्योंकि जब आप हैबिटेट को प्रोटेक्ट करते हैं तो उसका पानी के सोर्स, उसके फॉडर के सोर्स, उसके प्रे यानी कि जिनका वो शिकार करता है वो प्रेज, और हवा, हर चीज़ काउंट हो जाती है। तो इसमें हैबिटेट अप्रोच को फोकस किया जा रहा है, एनिमल पे ध्यान है, एनिमल से जुड़ा फिर उसके हैबिटेट पे ध्यान है, और एनिमल स्पीशीज स्पेसिफिक नहीं, एनिमल भी 2 तरह के रख लो और उसमें भी आगे स्पीशीज हो जाए, कोई बात नहीं। गोट है तो गोट के साथ शीप भी हो ले, और गोट की भी आगे जितनी स्पीशीज 2-3 रखनी रख लो, शीप की भी जितनी स्पीशीज रखनी रख लो। आइए समझ में? गोट के साथ डियर भी रख लो, और गोट की भी स्पीशीज हो जाए 2-3, और डियर की भी स्पीशीज जितनी होनी हो जाए, कोई बात नहीं।
तो एनिमल भी मल्टीपल हो गए और उनकी स्पीसीज भी हो गई। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मोस्टली एनिमल स्पीसीज के स्पेसिफिक चलता है। अगर गोट है तो गोट ही है पहले तो एनिमल में, और उसकी भी फर्दर अगर कोई स्पीस है तो उसी स्पीस पे फोकस किया जा रहा है। जैसे गोरल है, गोरल स्पीस मान लो, आई बात समझ में। और अगर शीप है तो स्पीस पहले तो एनिमल कैटेगरी में स्पीस ही शीप ही है, और शीप में भी स्पीसीज की अगर हम बात करें तो उसकी शीप के स्पीसीज के तौर पर जैसे नयन है, नयन मने की बिग शीप। जैसे भोरल है, भोरल का मने की ब्लू शीप्स, तो ब्लू शीप्स, बिग शीप्स, ऐसे इन्हीं को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाएगी, बर्ड सेंचुरी। क्लियर हुई बात? तो इसमें स्पीस प्रोटेक्शन पे फोकस है, इसमें हैबिटेट प्रोटेक्शन पे फोकस है। इसका स्कोप नैरो, इसका साइज कम है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है, बाउंड्री वेरी हो सकती है। इसका स्कोप ब्रॉड है, प्रोटेक्शन अल्टीमेट है, एक्टिविटी बिल्कुल ही जीरो है, और ये सेंटर बनाता है, स्टेट मैनेज करता है। और यहाँ पर हैबिटेट के नाम पर फिर आपको वो जानवर, उससे जुड़े हुए जलाशय, वाटर के सोर्सेज, उसका फॉडर, उसके प्रे, सबका ध्यान रखना पड़ता है। उसकी जियोमॉर्फोलॉजिकल, वहाँ की जो लैंड फॉर्म है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। और एक लेवल हायर चले गए तो बायोस्फीयर रिजर्व में तो ह्यूमन का भी ध्यान रखो, उसकी रोजगार का भी ध्यान रखो, उसकी डेवलपमेंट का भी ध्यान रखो, क्योंकि बिना डेवलपमेंट रोजगार के जब उसे इंसेंटिव ही नहीं मिल रहा लोकल लोगों को, वो वहाँ पे रिजर्वेशन भी फिर आप करके कोई फायदा नहीं। कि बाहर ही गए, पहले इन्होंने विश्व भर में तमाशा किया, इन्होंने कार्बन एमिशन किया, इन्होंने केमिकल से वाटर सोर्सेज कंटेमिनेट कर दिए, इन्होंने सारी सॉइल डिग्रेड कर दी, इन्होंने सारे पॉन्ड एरिया का यूट्रोफिकेशन कर दिया। और अब जिस आदिवासी ने जिंदगी में कभी कुछ गलत किया ही नहीं, उसके जंगल में जाके उसको खदेड़ के बोला अब इसे रिजर्व कर रहे हैं, क्योंकि हमारे किए हुए कुकर्मों की वजह से जो एनवायरनमेंट खराब हुआ है उसे अब सेव करना है, तेरा फॉरेस्ट कब्जा के। ऐसे फॉरेस्ट मैंने नहीं होगा, वो इलीगली जंगल भी काटेंगे, फिर वो वहाँ में मवेशी भी चराएंगे अपने, वो वहाँ पर लकड़ियाँ बुनेंगे, कलेक्शन करेंगे। तो बेहतर ये है कि उनको साथ ही मिलाओ, उन्हें इंसेंटिव, उनके जो शेयर बनते हैं वो दो, इससे ही वो वाला बायोस्फीयर रिजर्व होगा, तो एक लेवल और आगे चलेगा। आई बात समझ में? आज इंट्रो हो गई, सारा कंसेप्ट क्लियर कर दिए, सारी डिटेलिंग कर दी है। और नेक्स्ट लेक्चर में अब आपको IUCN के साथ साथ साइट्स का कंसेप्ट समझा के एक एक एनिमल जब समझाऊंगा तो और क्लियर होगा ये सब, क्योंकि हर बायोस्फीयर रिजर्व का एक एनिमल करना है, और उस एक एक एनिमल में सारी बातें क्लियर होंगी, और कुछ इंपॉर्टेंट मेन नेशनल पार्क्स भी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, टिल देन एंजॉय।